सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दी, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ MPAs ने मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो वो एक अलग बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तमाम की तमाम अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कुछ करना तो चाहती है, लेकिन सबकी हिकमत अमली और सबके आइडियाज़ डिफरेंट हैं। इस पर आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अपोजिशन की जानिब से पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की गई और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब से जो मुलाकात सामने आई। लगाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या अपोजिशन को अपनी धमकी महंगी पड़ गई? नहीं, धमकी महंगी पड़ना सस्ती पड़ना तो नहीं है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान और चंद लोगों के अलावा बाकी PTI क्या है, बाकी तो PTI इसी तरह से भांत के लोग शामिल किए गए हैं। सारे के सारे ऑलमोस्ट लोटे हैं जो इनके साथ शामिल किए हैं। कुछ लोगों को आखिरी वक्त तक लाया गया है। कुछ लोगों ने, वो आपने देखा था जो सरायकी सूबा महाज बना लिया था, और उन लोगों ने भी जाकर शमूलियत अख्तियार कर ली थी। फिर कुछ और लोगों को पकड़ कर शामिल किया गया था। कुछ लोगों को जहाज में बिठा कर शामिल किया गया था। तो लोग तो सारे ऐसे ही हैं, और जरूर होगा ऐसा कि PMLN की सभों में भी ऐसे लोग होंगे, कोई पीपल्स पार्टी की सभा में भी ऐसे लोग होंगे जिनको लोटा लगना अच्छा लगता होगा, जिनको कुछ मफादात नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है जिसको कहें कि ये सस्टेनेबल है। असल बात इश्यूज की है। इश्यूज ये हैं कि लोग पिस कर रह गए हैं। जिस तरह से यहाँ कराची में बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान भर में पेट्रोल के नर्ख बढ़े, और अभी जो है वो पंजाब में रोटी की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है, लोग रोटी खाने से वो हो जाएंगे, लोगों को रोटी मिलेगी ही नहीं। अब ये सूरत है, तो लोग तो अपने मसले की वजह से परेशान है। लेकिन लगारी साहब, आपको क्या लगता है, ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई है और सियासी जो रस्सा कशी है वो की जा रही है? आपको लगता है कि अपोजिशन हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी? एक तो ये है कि अपोजिशन के हुकूमत के जो इलाइज हैं वो उनसे नाराज हैं, ये बात ढकी छुपी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो सारे के सारे लोग जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और हुकूमत से बेजार हैं, वो अपना किसी ना किसी तरीके से इजहार करते रहते हैं। अभी आपने सुना है, और आपने ये खबर भी आपके सामने ही है, और आप ही ने इसको बताया है कि जनाब उस्मा कारदार को जो है उन्होंने छुट्टी कर दी है कि उस्मा कारदार कुछ बातें कह रही है। इस तरह की बातें PTI का हर मेंबर ऑलमोस्ट कर रहा है। या नजीब हारून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक हमारे मेहरबान हैं, बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और हमेशा हम उनसे जब भी हमने बात करने की कोशिश की है तो हमें उनसे बात करने का मौका मिला, लेकिन वो अब किसी के साथ राब्ते में नहीं है, वो नजर नहीं आ रहे। तो ये नहीं है कि वो कोई लोटा होने वाले हैं या कोई हार्स ट्रेडिंग का शिकार होने वाले हैं, लेकिन लोग नाराज हैं, और बड़ी तादाद में लोग नाराज हैं। लोग कैसे, ये किस मुंह से जाएंगे? जब यही लोग दोबारा वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग नहीं पूछेंगे कि भाई आपने क्या वादे किए थे, क्या आपने ख्वाब दिखाए थे, और किस तरह से आपने सब ख्वाबों को चिकनाचूर किया था और लोगों को नाने शबीना का मोहताज कर दिया था। खाने पीने के लिए लोगों के लाले पड़े हुए थे, लोगों के बच्चे दूध नहीं ले पा रहे थे, और आप कहते हैं कि हम हालात को ठीक कर रहे हैं। तो कैसे ठीक किया है? इस तरह से हालात ठीक किए जाते हैं। जबकि इतनी बड़ी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हुई है, तो अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है? फिर ये क्या हो रहा है जो इनका अपना फंड करने वाला, जिसने 2/3 फंडिंग की है इलेक्शन के दौरान में आज तक भी, वो जो है वो उन्होंने शहर में एक तबाही लाई हुई है। कराची में लोड शेडिंग जो अगर जाकर देखें, लोगों की कुव्वत इरादी को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन लोग जब वोट का वक्त आता है तो फिर अपने फैसले करते हैं। मेरे ख्याल में लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, एक और अहम मामले की बात करते हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब की जानिब से, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पाकिस्तान में मुतादिद पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस जाली हैं। उसके बाद हमने देखा कि PIA पर आलमी पाबंदियों का इत्तलाक शुरू हो गया। ये सारा मामला आखिर है क्या? पहले क्लिप देखते हैं।
वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद हमने देखा कि आलमी तौर पर पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया PIA के हवाले से। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि सिसकती हुई PIA का मुस्तकबिल आखिर है क्या? हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है कि PIA को और पाकिस्तान में हवाबाजी को, सिविल एविएशन को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। पूरा इंतजाम किया है हुकूमत ने और पूरे खुल से काम। एक हादसे की आड़ में जो कुछ हुकूमत ने किया है कि इसकी हैसियत, इसकी इज्जत, इसका वकार, इसका नाम सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अभी कह रहे हैं कि हम इंक्वायरियां करेंगे और अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पायलट जाली लाइसेंस लेकर बैठे हैं। भाई अभी क्यों करोगे? आपने उस वक्त पहले ऐलान कर दिया, आपने दुनिया भर में पाकिस्तान की फ्लाइट्स को बंद करवा दिया। पाकिस्तान दुनिया भर ने आपको ऐलान कह दिया कि जी आप हमारे मुल्क की तरफ परवाज न लेकर आए। अब आप कह रहे हैं कि जनाब हम जाकर इंक्वायरी करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम जो है वो लोगों को नोटिस देंगे। यानी ये बात आज आपको याद रही है जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर कौमी असम्बली में लोगों के सामने, अरकान के सामने और दुनिया भर के मीडिया के सामने ये मुंह खोल कर कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर 242 या इससे ज्यादा लोग जो हैं, पायलट्स जो हैं, वो जाली लाइसेंस पर काम करें तो आप तो बंद करने जा रहे थे ना। पाकिस्तान में एविएशन का और PIA का जनाजा निकालने के लिए इस हुकूमत ने तमाम इक़दाम किए ताकि अपने करोनीज के हाथों में इस इदारे को, सिविल एविएशन को और PIA को बेचें। और PIA के असासे दुनिया भर में जो है वो खरबों के असासे हैं। यहाँ नवाज शरीफ के दौर में भी यहाँ एक बहुत बड़ा PIA की जगह थी जहाँ पर प्लाट्स और अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बनाकर लोगों में बांटे गए थे। अब भी बड़ी जगह पड़ी हुई है जिस पर लोगों की बड़ी नजरें हैं। वो लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर जमीनों को खा जाएं, इधर PIA की जमीनें जो है उनको खा जाएं, PIA के जहाजों को खा जाएं, जहाजों को उनके इंजनों समेत लोग खाना चाहते हैं, अपने पेट में डालना चाहते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, पाकिस्तान की सिविल एविएशन को, सारे सिस्टम को ये हुकूमत और इस हुकूमत के आस-पास बैठे हुए लोग खा जाना चाहते हैं। लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है कि हुकूमत PIA को इस बहरान से निकाल पाएगी या फिर PIA की निजकारी ही वाहिद हल है? मसला ये है कि इनकी नीयत कहाँ है। ये चाहते कब है कि पाकिस्तान में जो हमारी कौमी एयरलाइन है ये बहरान से निकले, ये चाहते कब हैं? ये सारे मिल मिलाकर अभी जो एंकर साहब फरमा रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, वो सारी जिम्मेदारी यूनियन पर डाल रहे थे। यूनियन को ये वहां पर बैठकर दफ्तर चला रही है क्या? यूनियन तो एक अपना चार तरफ डिमांड लेकर आती है। आपने मानना होता है मानते हैं, नहीं मानना होता है नहीं मानते हैं। आपने कब किसी यूनियन की बात मानी है? सारा मलबा आप यूनियन पर डाल देते हैं। कब आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? आपने हजारों लोगों को निकाला, बहुत से जमानों में निकाला है, किसने आपको रोक लिया था? और अब जो कुछ भी हो रहा है वो तो अफसरान, आला दर्जे के अफसरान हैं और वो खा रहे हैं। अभी ये कह रहे थे जनाब पिछली हुकूमत में जी 10 जो है वो PIA के चेयरमैन तब्दील किए गए। खुद इनके अपने दौर में क्या हुआ? और छोड़े PIA को, FBR के कितने इन्होंने जो सरबराह तब्दील कर दिए। अभी भी जो सरबराह बनाए उनको 3 महीने के लिए बनाए, बताकर बनाया है कि जी हम आप 3 महीने के लिए आपको दे रहे हैं। तो 3 महीने में वो क्या जमकर काम करेंगे और किस तरह से आपके टैक्सेस, महसूलात कहाँ से जमा करेंगे? ये तो एडहाकिज्म पर चला रहे हैं, दिन के हिसाब से चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, अब एक अवामी मसले की बात है। हम देख रहे हैं कि KEA इलेक्ट्रिक का जुल्म बरकरार है। एक जानिब तो ओवर बिलिंग की जा रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ साथ बिजली के निर्खों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। एक जानिब ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग, दूसरी जानिब बिजली के निर्खों में इजाफा। लगाई साहब, इसमें जो हुक्मरानों की खामोशी है, जो चशमपोशी से वो काम ले रहे हैं, वो सवालिया निशान है। आखिर हुकूमत KEA इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? के सारे खर्चे कर रहे थे। आरिफ नकवी ने सारे इनके इंतखाब के जो खर्चे हुए थे, जो PTI ने हुकूमत बनाने के लिए जितने भी हॉर्स ट्रेडिंग की, जितने भी इन्होंने लोगों की खरीदो फरोख्त की पैसा कौन दे रहा था, और जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी उसका पैसा कौन दे रहा था? सारा पैसा अब तो रिकॉर्ड में आ चुका है ना। सब लोग कहने लगे हैं ना कि आरिफ नकवी सारा कुछ उनका पैसा दे रहा था। यही वजह जब आरिफ नकवी गिरफ्तार हुए थे तो जरदारी साहब ने कहा था कि अब हुकूमत के लिए बुरे दिन आ रहे हैं, और उस वक्त जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। आरिफ नकवी अब तो एक खुफिया डील कर रहे थे कि इसको और कीमत बढ़ाकर इसको बेचा जाए, चीन के हाथ में दिया जाए और वहां पर जो है वो फिर इसका एक और सौदा किया जाए। अब अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है और सिंध हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि इसको वफाकी हुकूमत वापस इसको ले और ये
खत्म करे इसकी जो इसका प्राइवेटाइजेशन है, उसने तो बर्बाद कर रख दिया। जितनी उसने कीमत दी थी उसी साल उतना उसको केएससी खरीदने वालों को उसी साल वो दिया गया था, सब्सिडाइज किया गया था। जितने वो पैसे उसने वहां लगाए थे उतने पैसे सब्सिडाइज करके उनको दे दिए गए थे। एक तो दे दिया था, फिर यहाँ पर एक होते थे ना रिचर्ड हार्ब्रूक हुआ करते थे अमेरिकी नायब वजीर खारजा, उन्होंने यहाँ आकर गवर्नर हाउस में ये गवर्नर के सामने आकर कहा था, सारे लोगों को, सूबाई हुकूमत के लोगों को बुलाकर ये कहा था कि ये मामला जो हैं ये गवर्नर के हाथ में रहेंगे, यानी एमपीएम के हाथ में रहेंगे, अब इनमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। फिर मालूम हुआ कि उसने पीटीआई पर हाथ रखा, फिर पीटीआई पर खर्चे किए, अब वो जो है पीटीआई से निर्ख बढ़वा लिए। भाई इधर लोग बेजार हैं, कराची में लोगों की जिंदगी अजीरा हो गई है। एक और भी मसला है कि केया इलेक्ट्रिक और सुई सदरन के दरमियान जो तनाज़ा है वो भी बहुत बरसों से चलता आ रहा है और इसमें भी कराची के अवाम ही पिसते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भी कराची के अवाम की जेबों पर लूट मार जारी है। ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के सियासी जमातों को और हुक्मरान जमात को उनके पेट भरने वाले के पास अगर ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का कारोबार रहेगा तो आपके साथ यही होता रहेगा, कराची के शहरियों के साथ यही होता रहेगा। पहले एक पार्टी ने अपने पेट को भरा, फिर दूसरी पार्टी ने अपने पेट को भरा, फिर तीसरी पार्टी ने अपने पेट को भरा और वो बैठकर इस तरह से चला रहे हैं। और कराची शहर के लोग हैं जिनकी कुव्वत इरादी को इन्होंने तोड़ दिया है और वो अब बात भी नहीं करते हैं। यही शहर के लोग होते थे जो फौरन निकल आते थे, मुजाहरे करते थे, एहतजाज करते थे। अब लोगों के एहतजाज की कुव्वत को भी तोड़ के रख दिया गया है, लेकिन ये बहुत अरसे तक नहीं चल सकेगा। ये नहीं चला सकेंगे जिस तरह से ये चला रहे हैं मामला को। अब इनको सारी चीजें सामने लाना पड़ेंगी और खत्म करना पड़ेगा, या इसको वापस लेना पड़ेगा सरकारी कंट्रोल में, वरना लोगों की जिंदगी पर ये शदीद मसाइल चल रहे हैं और लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। जंग की दास्तान थम नहीं सकी, भारतीय फौज की जानिब से जुल्म और बर्बरियत जारी है। एक तस्वीर वायरल हुई जिसने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। नाना की लाश के पास एक छोटे से बच्चे की रोते बिलखते हुए वो तस्वीर है। आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। भारतीय फौज ने एक बार फिर दुनिया को अपना मकरूर चेहरा दिखा दिया। रोते बिलखते छोटे से बच्चे के सामने उसकी नाना को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। लगारी साहब, आखिर ये जुल्म कब तक जारी रहेगा? आपको लगता है कि इस तस्वीर के बाद अक़वाम आलम का ज़मीर बेदार हुआ होगा? देखें, ये पुरानी क्लिप जो है कई दिन पुरानी है जी, पुरानी बहुत बात और इंडिया जिस तरह से कश्मीरी अवाम की जिंदगियों से, उनकी इज्जतों से, उनकी आबरू से, उनकी आरजू से, उनकी उमंग से, उनकी ख्वाहिशों से, उनकी आज़ादी की तड़प से, उनकी जज्बा हुर्रियत से खेल रहा है, वो अपने लिए और अपने पूरे मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम रियासतों के लिए, अपने हर सूबे के लिए एक कब्र खोद रहा है बहुत बड़ी, जहाँ पर इंडिया की पूरी ये हेजमनी जो है उसको वहाँ दफ्न होना होगा। इंडिया से बहुत जल्द उनके अपने ही इलाके टूटना शुरू हो जाएंगे। नागालैंड में अलहदगी की मूवमेंट है, मिजोरम में अलहदगी की मूवमेंट है, मणिपुर में अलहदगी की मूवमेंट है, सिलट में अलहदगी की मूवमेंट है, उसमें आसाम में अलहदगी की मूवमेंट है। उसके अलावा सिक्किम के लोगों पर जबरी कब्जा किया गया था, वो अलहदगी चाहते हैं। उसके अलावा जो इंडिया के दरमियान की रियासतें हैं वहाँ पर नक्सलाइट और माओइस्ट जो हैं वो वहाँ पर अलहदगी की तारीख चला रहे हैं और वहाँ पर इंकलाब की तारीख चल रही है। साउथ में लोग अलग परेशान हैं, तमिल अलग परेशान है, तेलुगु अलग परेशान है, महाराष्ट्र अलग परेशान है। पूरे का पूरा इंडिया एक अमलन एक जहन्नुम बना हुआ है। लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी गई हैं। लोगों को कहा गया है कि जनाब यहाँ पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का आ रही है, तो सरमायाकारी का असल बेनिफिशियरी कौन है? वो मास्टर्स थोड़ी हैं, वो आम लोग थोड़ी हैं। इंडिया के आम लोगों को क्या मिल रहा है? उनके पास तो ना धोती है, ना चप्पल है, ना उनके पास कमीज है, ना उनके पहनने के लिए कुछ है। मोदी का दौरा कराने के लिए दीवारें जो खड़ी कर दी गई थी, वो दीवारें उनके लिए अजाब बनकर रह गई हैं इंडिया के लोगों के लिए। इंडिया खुद एक बहुत बड़ा कैद खाना है वहाँ के लोगों के लिए और ये टूटने जा रहा है। और यही हाल कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो कश्मीर के लोग इस सारी सूरत-ए-हाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और कश्मीरी सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि मुकम्मल और गैर मशरूत आज़ादी। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ना जब हम वापस आएंगे तो फिर कुछ सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया कि सिंध हुकूमत के इख्तियारात सल्ब करने की तजवीज़ कभी भी ज़ेर गौर नहीं थी। 18वीं तरमीम नजर सानी से बेहतर हो सकती है। लगाई साहब, साथ साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि विफाक और सूबे में इख्तलाफात चलते रहते हैं और वसाइल की जो तकसीम है उस पर इख्तलाफात मामूल की बात है। लगाई साहब, ये वाकई मामूल की बात ही होती है कि वसाइल की जो तकसीम है वो चलती रहती है सूबों के दरमियान और विफाक के दरमियान? ये जो कुछ अब सामने आ रहा है वो तो मामूल की बात नहीं लग रही है। इससे पहले बहुत सी चीजें ऐसी हुई है। जब कोरोना के सिलसिले में स्पेशल फंड रखे गए, उसमें संकेत का जो हिस्सा रखा गया वो किस कदर था और अभी हिस्सा रखा गया वो किस कदर था। और अभी नए ताज़ा जो आए हैं आज़ाद शुमार, वो सिंध के लिए तो कोई भी नहीं, यानी खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो 23%, पंजाब को 71% और सिंध के लिए 9.9% जो है वो हिस्सा रखा गया है। सिंध को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है और एक तरफ कर दिया गया है और सराइकी बेल्ट को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो वफाक के और सूबे के मामलात महज ये नहीं है कि यहाँ के सिंध के और वफाक के मामलात हैं, और एक ही चीज़ है जो तमाम सूबों को इत्मीनान दिलाती है किसी हद तक, और उनको ये वो होता है कि जनाब हमारे हकूक़ हैं आइन के अंदर और आइन ने इसकी गारंटी दी है। हमारी ये तरमीम थी 18वीं तरमीम, जिसने खान के सूबों के खदशात दूर किए थे। जब भी ये उसके खिलाफ बात करते हैं तो असल बात ये होती है कि वफाक ये बताना चाहता है कि सूबों के अख्तियारात को वो गसब करना चाहता है और इस तरह से वो शकू को पैदा करना चाहता है और इस तरह से बैठे हुए लोग हैं वो सूबों को नाराज दूसरी राह दिखाना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है। सूबों की लीडरशिप पाकिस्तान की यकजहती की बात है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जान और एक तालिब होकर रहने की बात करते रहे और वफाक के लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट करें और सूबों के साथ, छोटे सूबों के साथ ज्यादती और जुल्म करें। क्या हो बलूचिस्तान? अच्छा, लेकिन लगाई साहब, ये जो NFC अवार्ड और PFC अवार्ड वाला सारा मामला चल रहा है, जो विफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि हम आपको NFC अवार्ड देंगे लेकिन आप बल्दियाती इदारों को PFC अवार्ड दें, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत विफाक की ये बात मान लेगी? सिंध हुकूमत क्या पहले आप दे ना, वफाक दे, पंजाब में दिया जाए ना। पंजाब में रात लेकर आप मुंतकिल करें बल्दियाती इदारों को। पंजाब में आपने बल्दियाती इदारे तोड़ दिए, आप खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारे, आप बलूचिस्तान में आप वज़ीर आज़म आप दें ना वहाँ पर अख्तियार। फिर सिंध की हुकूमत को हम वो निचली सतह पर अख्तियार मुंतकिल करें, अपनी तरफ से तो करें ना यार। जो आपके हाथ में सिंध से करें वही मुतालबा हम कर रहे हैं कि आप पंजाब में करें। ये क्या हुआ कि सराइकी बैठ के सारे पैसे उठाकर आप लाहौर में लगा देते हैं और लोगों से कहते हैं, लेकिन इस बार आप आने कब दे रहे हैं? अख्तियारात नहीं आने दे रहे हैं। आप बताएं हो क्या सकता है? ये तो इंतहाई खतरनाक बात है कि वफाक जो है वो गलतफहमियां पैदा करे सूबों के अंदर और गलतफहमियां पैदा करे सूबों और वफाक के अंदर। ये वफाक पैदा कर रहा है और ये बहुत ही खतरनाक बात है। बिल्कुल ये खतरनाक बात तो है, लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है कि अगर PFC अवार्ड दिया जाता है बल्दियाती इदारे इससे मजबूत होंगे? लगाई साहब, आपको क्या लगता है कि इससे बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे? नहीं, सूबाई हुकूमतें अपने फाइनेंस नीचे ले लेके पंजाब से शुरू करें। आप पंजाब से शुरू करें और आप प्रोविंशियल जो है आप फाइनेंस कमीशन बनाएं और उसकी आप रिपोर्ट जारी करें और उसके तहत आप जिलों में तकसीम करें, उनके वसाइल को आप तकसीम करें और फिर आप अपने जितने भी तरक्याती बजट्स हैं वो भी आप उनका डिवोलेशन करें और उनको भी नीचे ले जाएं। पंजाब से शुरू करें, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और फिर आप आए यहाँ पर। फिर सिंध में हम कहेंगे जनाब ये चीज़ दें, आप लाड़काना को दें, सक्खर को दें, मीरपुर खास को दें, कराची को दें। हमें यहाँ पर कराची में बहुत से काम करने पड़ते हैं। अब अगर ये अख्तियारात नीचे जाते हैं और वसाइल नीचे जाते हैं तो हम तो उसके लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन ये क्या वफाक ऊपर बैठकर अपने सतह पर पंजाब में तो ऐसा ना करे और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा ना करे, बलूचिस्तान में ऐसा ना करे और सिंध से कहे कि जनाब पहले आप ये कर लें फिर हम आप ये करेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना। लगारी साहब, ये जो -1 वाली बात चल रही है उस पर शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं अगर -1 हुआ तो फिर -3 होगा और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम आखिरी चॉइस नहीं है। शेख साहब की इस बात पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे?
नहीं, वो ये कहते हैं हम आखिरी चॉइस नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने बहरहाल। लेकिन ये कि वो -3 किसको कह रहे हैं इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। -3 का इशारा उनका किसकी तरफ है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या इदारों की तरफ रुख कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि जनाब इदारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक इदारा पार्लियामेंट है, एक इदारा जो है वो अदलिया है, तो इनके तीनों के सरबराह जाएंगे? या ये सिक्योरिटी की तरफ रुख कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस में कि जनाब वहां से हम किसी को हटाना चाहते हैं? तो ये शेख रशीद की बात बड़ी गोलमोल है। अभी जब तक वो अपने सामने साफ बात नहीं करते तो हम उस पर क्या कमेंट करें? वो बताएं तो सही ना, वो -3 किसको करना चाहते हैं? क्या वो चीफ जस्टिस को चाहते हैं -3 करना? क्या वो आर्मी चीफ को चाहते हैं? या वो प्रेसिडेंट को चाहते हैं? या वो अपना गाइस साहब, शेख साहब ये कहते हैं कि अवाम ने दोनों बड़ी पार्टीज को रिजेक्ट कर दिया है, पीपल्स पार्टी को भी, मुस्लिम लीग नून को भी, तो वो शायद -3 का इशारा उनका इन्हीं की तरफ है। अगर -3 यही है कि सियासी पार्टियां ना हो तो फिर किसको रास्ता देना चाहते हैं वो? क्या वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो सदर मुमलिकत का या वजीर आजम का मनसब संभाल लें? क्या वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो वजीर आजम बन जाएं? क्या वो ये चाहते हैं कि कोई और फोर्सेज आए? क्या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी कैबिनेट डिवीजन जो है वो मिलकर हुकूमत का इख्तियार, रियासत का इख्तियार संभालने और वो बैठ कर करें? यानी क्या चाहते हैं वो? बताएं किस बात का? -3 का मतलब है अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आकर इख्तियार संभालेगी? -3 किस चीज का नाम? उन्होंने, शेख साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि पीटीआई से गुजारिश है कि वो अपने गंदे कपड़े मीडिया पर आकर ना धोएं। ये उन्होंने ठीक कहा है उनको कि उनको अपने गंदे कपड़े, लेकिन बात यह है कि उनके कपड़े गंदे कितने हैं ये तो हमें पता चलना चाहिए। वो बताएं तो सही, तफसील बताएं। हमें तो नजर आता है कि इनने जो है वो बहुत ही पूरे के पूरे कपड़े खराब कर दिए हैं। इन्होंने जो है वो PIA के साथ जो कुछ किया, सिविल एविएशन के साथ जो कुछ किया है, उन्होंने शुगर क्राइसिस में जो कुछ किया, उन्होंने आटा क्राइसिस में जो कुछ किया, उन्होंने मालम जब्बा में जो कुछ किया, उन्होंने BRT में जो कुछ किया है, उन्होंने जिस तरह से सरकारी हेलीकॉप्टर उड़ाने के मजे लिए हैं, वो सारा कुछ अब तो सब चीज सामने आ गई है। और उनके बहुत गंदे कपड़े हैं, वो उनको धोने के लिए जो है वो मीडिया के सामने आ जाते हैं, तो ये उनके अपने ऑप्शन है। उनके वज़रा आकर मीडिया में सारे भेद खोलते हैं तो उनके ऑप्शन है। उज़मा कारदार ने जो कुछ कहा वो उनका ऑप्शन था, और इसी तरह से जो है वो फवाद चौधरी जो कुछ कहते हैं वो उनका ऑप्शन है। तो आप शेख रशीद साहब उनको जाहिर किसी की जुबाबंदी तो कर नहीं सकते हैं, जाहिर है ना उनके हाथ में किसी की जुबाबंदी करना, वो बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे शायद। बिल्कुल ऐसा। अच्छा लगाई साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए गुंजाइश महदूद की जा रही है और आम शहरी कोरोना और टिड्डियों के रहमो करम पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात पर आप क्या कहेंगे? देखें, सूबाई हकूक की बात करना कोई भी नामुनासिब बात नहीं है। असल में सूबों ने ही एक फेडरेशन को तश्कील दिया है। असल में आप 1940 की करारदाद को पढ़ें जो बुनियाद बनी है इस मुल्क को बनाने की, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और 1940 से लेकर 1947 के दरमियान कायदे आजम ने, उस वक्त की मुस्लिम लीग ने, जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, जो बानियान पाकिस्तान थे, जिनमें लियाकत अली खान शामिल थे, जिनमें सरदार अब्दुल रब निश्ता शामिल थे, जिसमें चौधरी खलीकुज़्ज़मान शामिल थे, उन्होंने जो गारंटीज दी थी, जो जमानतें दी थी सूबों को, उनको सामने लाया जाए। उनको तो बहुत बड़ी जमानतें दी गई थी तमाम सूबों को, सिंध को भी और खैबर पख्तूनख्वा को भी और बलूचिस्तान को भी, और नए सूबे क्रिएट करने के लिए आइन के अंदर रास्ता मौजूद है उसके लिए भी। लेकिन सूबों को मुतमईन करना वफाक की जिम्मेदारी है। अगर कोई इसका तकाजा करता है, कोई इसका मुतालबा करता है तो बुरी बात नहीं है। लगाई साहब, कुछ कोरोना वायरस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुल्क भर में 1220 नए केसेस अब रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक पीक आया था, बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था, अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा था, अब उस तरह से केसेस सामने नहीं आ रहे। इसकी आपको क्या वजह लगती है? क्या हमने पीक को टच करके उसको क्रॉस कर लिया है, या फिर इसकी वजह टेस्टिंग किट्स की कमी लगती है कि टेस्ट ही नहीं हो रहे? नहीं, टेस्टिंग किट्स का सबब भी हो सकता है, लेकिन असल इशू ये है कि टेस्ट जो पॉजिटिव आ जाते हैं उनकी मुझे लॉजिक समझ में नहीं। अब मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव कहा गया। अच्छा। और मैंने इसको कभी डिक्लेयर नहीं किया किसी के सामने, किसी को नहीं बताया कि जी मैं पॉजिटिव। तो लगाई साहब आपने डिक्लेयर कर दिया है सबके सामने।
मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव, मेरे बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन हम में से किसी को भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, कतई कोई सिम्टम्स नहीं थे। ना हमें कभी बुखार हुआ, ना कभी छींकें आई, ना नजला हुआ, ना खांसी हुई, ना बदन में दर्द हुआ, कोई चीज भी नहीं हुई है और हम पॉजिटिव हो गए। तो कोरोना पॉजिटिव आता कैसे है? अब हम इंतजार कर रहे हैं। हमने एक टेस्ट कराया मेरी वाइफ का, क्योंकि वो पहली इफेक्ट वो हुई थी, तो उनका टेस्ट करवाया है, तो वो एंटीबॉडी टेस्ट में तो बताया गया है कि वो तो एक उनका प्लाज्मा तो इतना शानदार है, वो किसी के लिए भी कारगर हो सकता है। हमने भी अपने टेस्ट अब दोबारा करा के उनको भी हम भी इसका इंतजार करेंगे कि हमारा रिजल्ट आए। तो असल बात तो ये है कि ये टेस्ट किस तरह से हो रहे हैं, क्या टेस्ट पॉजिटिव जो है वो किस तरह पॉजिटिव किए जा रहे हैं, अभी बहुत सी चीजों को समझना जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये क्राइसिस ओवर हो जाएगा और हम बहुत तनकीद करते रहे इमरान खान के ऊपर और उनके समाल लॉकडाउन के ऊपर और उनकी लॉकडाउन को ओनरशिप न देने पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोरोना की दहशत ज्यादा है। अगर कोरोना ऐसे ही है जैसे हमें कोरोना हुआ है, तो मुझे तो वो कोरोना लगता ही नहीं है। हमें तो मामूल की खांसी होती थी, वो भी नहीं हुई, कोई हमें जब कभी नजला हो जाता था वो भी नहीं हुआ, कोई वो जो वायरल बुखार फीवर वगैरह हो जाता था वो भी नहीं हुआ, कोई चीज भी नहीं हुई। हम आराम से बैठे हुए हैं और हम कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, लेकिन हम एक आध दिन में वैसे भी निकलेंगे। अब इंशाल्लाह आप कोरोना नेगेटिव भी हो जाएंगे और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप भी अपना टेस्ट कराएंगे और प्लाज्मा की जो आपने बात बताई वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। नाज़रीन, हमें ब्रेक के जाने बढ़ना है और ब्रेक से जब आएंगे तो बात करेंगे कराची समेत सिंध भर में मॉनसून बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया इस हवाले से अलर्ट है, उनकी कोई तैयारी है या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं कराची समेत सिंध भर में मॉनसून बारिशों की पेशगोई की गई है। पीर से लेकर बुध तक कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि तेज़ बारिशें होंगी और कराची में कई रोज़ बाद समंदरी हवाएं भी चल पड़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि गर्मी का जोर टूट जाएगा। लगारी साहब, गर्मी का जोर तो टूट जाएगा, लेकिन अगर बारिशें हुई तो मसाइल जो शुरू होंगे वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली भेज दी जाती है और उसके बाद लाइट आती ही नहीं है। इसके अलावा जो निकासी आपका सिस्टम है वो इतना ख़राब है, जब भी बारिशें होती हैं उसके बाद जो हादसात रूनमा होते हैं और आवाम को जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है इंतजामिया की जानिब से इस बार कोई खातिर खा इकदाम किए गए होंगे, मुतहरिक होगी इंतजामिया? देखिए, सिंध में इस हालत में हम बिल्कुल तसल्ली नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए हालात तसल्ली बख्श नहीं है। ना तो शहरी हुकूमत ने ना ही सूबाई हुकूमत ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर बारिश और ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो लोगों को कैसे बचाया जाएगा और सड़कों को दरिया बनने से कैसे रोका जाएगा। इसलिए कि हमने पिछले साल देख लिया था कि पिछले साल की बारिशों के दौरान कराची की सड़कें वो नहरों में बदल चुकी थी और वहाँ पर गाड़ियाँ, मैंने सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों को बंद होते देखा है वहाँ पर, और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हमने वो देखा कि जिस तरह से लोगों की अमवात हो रही थी, लोग करंट लगने से फौत हो रहे थे, इस तरह के हालात थे। अल्लाह करे कि आने वाले 3 दिनों में इतनी शदीद बारिश ना हो। अगर होती है तो इंतजामात नहीं हैं पूरे कराची शहर में और सिंध के दीगर शहरों में भी हालात ठीक नहीं है। ना तो हैदराबाद में, ना ही सक्खर में, ना ही मीरपुर में, ना ही लाड़काना में इस बात का इम्कान मौजूद है कि बहुत बड़े पैमाने पर गंदगी फैलेगी, बहुत बड़े पैमाने पर बहस होगा। और जिस तरह से हैंडल किया जाता है, जिस तरह से इस वक्त सियासत शुरू हो जाती है, वफाकी सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के दरमियान जो जंग छिड़ जाती है, मसाइल को हल करने के बजाय वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वफाकी हुकूमत बीच में आकर टपकती है और वो अपने काम करना शुरू कर देती है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना था कादिर पटेल जो बता रहे थे और सईद गनी जो बता रहे थे कि किस तरह से मुख्तलिफ इदारों से पैसे लिए गए शहर की सफाई के लिए, और हुआ यह है कि अमलन शहर को चौक कर दिया था। जो अली जैदी साहब ने यहाँ पर आकर गंद साफ करने के नाम पर जो गंद फैला दिया था, वो अब तक वो गंद पड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर। वो क्या करते थे, नालों की सफाई करके, नाले तो बहरहाल
भरे हुए होते थे, नालों की सफाई करके उसका पूरा कचरा उठाकर सड़कों पर फेंक देते थे और सड़कें चलने के काबिल नहीं होती, ना गाड़ी चल सकती थी ना ही लोग पैदल चल सकते थे। इस तरह की सूरत हाल पिछले साल हुई थी। अब इस साल क्या होता है, इसमें मेरे ख्याल में तमाम हुकूमतों को, वफाक को भी, सूबे को भी और शहरी हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। एक दूसरे पर इल्जामबाजी नहीं करनी होगी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी से बाज आकर मिलकर काम करना होगा। अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाने होंगे। कराची अगर चौक हो गया, कराची के अंदर अगर मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए, तो फिर आपका यही शहर है जो आपको रेवेन्यू देता है, तो फिर आप तो लोग तो आपसे मांगेंगे ना कि भाई हमें क्या आप दे रहे हैं, हमारे आगे दफातर के आगे पानी जो है नहरें बह रही हैं, तो आप इनको कैसे साफ करेंगे। तो पूरे शहर की हालत जो है वो बहुत खराब हो जाती है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसका, तमाम हुकूमतों को, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और शहरी हुकूमत, तमाम को मिलकर एक साथ जो है एक ही दिल के साथ और लगन के साथ उन्हें ये काम करना चाहिए, इल्जाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और लगाई साहब, नरेंद्र मोदी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक जो एक दावा किया गया था, उसे मारूनीश्वर सुधिंद्रा कुलकर्णी ने आईना दिखा दिया है, उसको झूठा करार दे दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मोदी जान ले कि जम्मू के महाराजा ने कभी गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत नहीं की है। ये सारा मैटर लगाई साहब है क्या? असल बात यह है कि जम्मू के महाराजा ने तो कश्मीर में भी शमूलियत का फैसला बहुत दिनों के बाद जाकर किया था। हमारे यहाँ जो है कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में इक़्तिदार में होते हुए भी वो सही फैसले नहीं कर पा रहे थे और कायदे आज़म को तारीकी में रख रहे थे। उस वक्त अगर बात की जाए तो उस वक्त महाराजा तो इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से पेशकश हो और पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार करने का ऐलान करे, लेकिन सारी आबादी वहाँ मुसलमान की अक्सरियत थी। गिलगित बल्तिस्तान तो कभी भी ना महाराजा के हाथ में रहा है, ना महाराजा का वहाँ इक़्तिदार रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के लद्दाख पर भी राजा का इक़्तिदार इस तरह से मुकम्मल नहीं था। लेकिन ठीक है, अगर राजा वहाँ पर भी, महाराजा वहाँ पर भी अगर हुकूमत उसकी थी, तो लद्दाख की अलग एंटिटी है और लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी मिल सकता है और मकबूजा कश्मीर भी और जम्मू भी सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसा जुज है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है और बिलाखिर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ेगा। मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, अपने लोग उसको जो है बुरी तरह से उसके नुक्ते नजर को मुस्तरद करेंगे और करते हैं लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।